नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे एवं आने वाले टीचर्स एग्ज़ाम वर्ग 1 और 2 की तैयारी में अभी से लग गए होंगे। दोस्तों, आपने अगर पिछला एग्ज़ाम वर्ग 1 और 2 का दिया होगा तो आपको इतना आइडिया तो लग ही गया होगा कि वर्ग 1 और 2 में जो बाल विकास और जो सब्जेक्ट पेडागोजी उसका कितना बड़ा रोल रहता है। दोस्तों, जो वर्ग 2 है उसमें बाल विकास सभी को पता होगा कि 30 नंबर की आती है और जो वर्ग 1 है उसमें बाल विकास 15 नंबर की आती है। दोस्तों, वर्ग 2 में सब्जेक्ट पेडागोजी भी 15 नंबर की आती है जो कि बाल विकास से ही रिलेटिव रहती है और वह बाल विकास से ही बनती है। तो चलिए दोस्तों, आपका मैं ज़्यादा समय ख़राब नहीं करूँगा, स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में छात्र के प्रदर्शन के आकलन के लिए बनाया गया स्कोरिंग टूल है जिसमें पाठ्यक्रम, विषय, पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां और सामाजिक एवं व्यक्तिगत गुण सम्मिलित होते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना। खालिस्तान किसी भी क्षेत्र में छात्र के प्रदर्शन के आकलन के लिए बनाया गया स्कोरिंग टूल है जिसमें पाठ्यक्रम, विषय, पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां और सामाजिक एवं व्यक्तिगत गुण सम्मिलित होते हैं। दोस्तों, जो स्कोरिंग टूल रहता है जो कि अपने पाठ्यक्रम, विषय और पाठ्यचर्या से संबंधित होता है उसको दोस्तों रूब्रिक कहा जाता है। जो इसका ऑप्शन नंबर बी है, जो रूब्रिक सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि इसको पोर्टफोलियो भी कहते हैं, तो इसमें आपको एक पॉइंट को ध्यान रखना है कि जिसमें अगर स्कोरिंग टूल दिया गया हो, जहाँ पर क्वेश्चन में स्कोरिंग टूल हो दोस्तों, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी कि रूब्रिक हो जाएगा। एक रूब्रिक है जो प्रश्नों से संबंधित एक स्कोरिंग टूल बनाया जाता है छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए, तो वहाँ तो तुम्हारा रूब्रिक आ जाएगा। और दोस्तों, जहाँ पे स्कोरिंग टूल नहीं दिया गया हो उसमें सिर्फ दिया गया हो कि छात्र के व्यक्तिगत अध्ययन से संबंधित और पाठ्यक्रम से संबंधित, सामाजिक पाठ्यचर्या से संबंधित और जो उसकी सामाजिक गतिविधियाँ हैं आदि से संबंधित एक जो लिफाफा होता है जिसमें उसके संपूर्ण उसके मतलब शिक्षा काल के अच्छे अच्छे कार्यों को संकलित करके रखा जाता है दोस्तों, वह होता है पोर्टफोलियो। इसलिए आपको पोर्टफोलियो और स्कोरिंग टूल है जो मतलब रूब्रिक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है माइक्रो टीचिंग पर। इसमें लिखा है कि माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण का चक्र है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है योजना, प्रतिपुष्टि, शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि और पुनर्शिक्षण। और सेकंड ऑप्शन है शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनर्शिक्षण, योजना और पुनः प्रतिपुष्टि। और जो तीसरा ऑप्शन है योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनर्योजना और पुनर्शिक्षण। और लास्ट ऑप्शन है शिक्षण, पुनर्शिक्षण, प्रतिपुष्टि और पुनः प्रतिपुष्टि। दोस्तों, जो माइक्रो टीचिंग है इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में बता दूं। दोस्तों, जो माइक्रो टीचिंग है इसके बारे में सबसे पहले इसका अध्ययन है 1961 में दोस्तों यूएसए में प्रारंभ हुआ था और इसके प्रवर्तक थे जो D.W. एलन थे और इनके सहयोगी थे दोस्तों वो थे एचिसन एवं रॉबर्ट बुश थे। और दोस्तों, इसका जो इंडिया में प्रचलन है माइक्रो टीचिंग का वह है B.K. पासी एवं शाह ने किया है। B.K. पासी एवं शाह ने इंडिया में इसके ऊपर अध्ययन किया है। दोस्तों, माइक्रो टीचिंग क्या है, एक की शिक्षण कौशल की एक वो है विधि है। इसमें जो नए जो टीचर होते हैं, जो छात्र अध्यापक होते हैं, उनको इसमें क्या है अपनी शिक्षण कौशल इम्प्रूव करने के लिए इसको सिखाया जाता है। इसका कुल काल है दोस्तों जो 36 मिनट का समय होता है। इसमें 6 चरण होते हैं जिसमें इसका पहला चरण होता है योजना और दूसरा चरण दोस्तों होता है शिक्षण और तीसरा चरण होता है प्रतिपुष्टि और चौथा चरण होता है दोस्तों पुनर्योजना और फिर होता है पुनर्शिक्षण और लास्ट में एक चरण और होता है पुनः प्रतिपुष्टि। तो ऐसा मिला के कुल दोस्तों 6-6 मिनट के 6 चरण होते हैं जिसमें 36 मिनट टोटल टाइम हो जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनर्योजना और पुनर्शिक्षण। और इसमें जो छात्र संख्या है दोस्तों 5 से लेके 10 तक होती है छात्र संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किसने क्लासिकल कंडीशनिंग की खोज की जो एक पर्यावरणीय उत्तेजना
और एक अन्य उत्तेजना के बीच एसोसिएशन द्वारा संचालित एक अधिगम की प्रक्रिया है जो कि स्वाभाविक रूप से होती है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में कुछ भी ध्यान नहीं रखना, सिर्फ एक चीज़ को देखना है कि इसमें लिखा है कि किसने है जो क्लासिकल कंडीशनिंग की खोज की है, जो एक पर्यावरणीय उत्तेजना और एक अन्य उत्तेजना के बीच में एसोसिएशन द्वारा संचालित एक अधिगम की प्रक्रिया है जो कि स्वाभाविक रूप से होती है। दोस्तों आपने अगर क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ा होगा तो डायरेक्ट ही आप बता दो कि इसमें जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इवान पावलोव। इवान पावलोव ने है जो क्लासिकल कंडीशनिंग या शास्त्रीय अनुबंधन पर इन्होंने क्या है कि इसका सिद्धांत दिया है, और इन्होंने पावलोव ने है जो कुत्ते पर प्रयोग किया था। और कुत्ते में भी सर दोस्तों क्या है कि इन्होंने पैरोटिड ग्रंथि पर प्रयोग किया था कि कुत्ता कैसे उद्दीपक को देखकर लार का स्त्रावरण करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फेनिलकेटनुरिया से उत्पन्न बौद्धिक विकलांगता को न्यूनतम किया जा सकता है। क्वेश्चन को जूम कर देते हैं। फेनिलकेटनुरिया से उत्पन्न बौद्धिक विकलांगता को न्यूनतम किया जा सकता है। दोस्तों जो फेनिलकेटनुरिया शब्द है अभी वर्तमान में पेडागोजी में बहुत ही चर्चित चल रहा है। इसका एक क्वेश्चन दोस्तों रीट में भी पूछा जा चुका है, और अभी जो वर्ग 3 के एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी फेनिलकेटनुरिया पूछा जा चुका है, और यह क्वेश्चन वर्ग 2 में भी आ चुका है। दोस्तों जो फेनिलकेटनुरिया है यह एक आनुवांशिक विकार है। रीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है, तो उसमें जो फेनिलकेटनुरिया था इसको सही माना गया था। इसको क्या है, ये कि आनुवांशिक विकार है जिसमें क्या है दोस्तों पर्यावरणीय कारकों के द्वारा इसको थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है। तो इसमें जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पर्यावरणीय कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है यह सहायक सामग्री पर पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, देश, राज्यों और जिलों की सीमाओं पर एक पाठ पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित में से किन मानचित्रों का उपयोग करेगा। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देश, राज्य और जिलों की सीमाओं पर एक पाठ पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित में से किन मानचित्रों का उपयोग करता है। ऑप्शन ए भौतिक मानचित्र, ऑप्शन बी उच्चावच मानचित्र, ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट मानचित्र, ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक मानचित्र। दोस्तों आप इसमें से दो क्वेश्चन तो डिलीट कर दोगे, दो ऑप्शन, उच्चावच मानचित्र नहीं होगा और विशिष्ट मानचित्र नहीं होगा। आप इसमें दो में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भौतिक मानचित्र लगाएं कि राजनीतिक मानचित्र लगाएं। दोस्तों जो जिले, देश या राज्य की सीमाओं को पढ़ाने के लिए आपने अगर कभी मैप लिया हो तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग राजनीतिक मैप लेते हैं, क्योंकि राजनीतिक मैप से ही सीमाओं का क्या है विभाजन होता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कि राजनीतिक मानचित्र के द्वारा जिला, देश आदि की सीमाओं को पढ़ाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अधिगम रणनीति जो शिक्षार्थी को एक दूसरे के प्रयास से लाभ प्राप्त करने में मदद करती है। क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से देखना। अधिगम रणनीति जो शिक्षार्थी को एक दूसरे के प्रयास से लाभ प्राप्त करने में मदद करती है। दोस्तों मैं क्वेश्चन दोबारा इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझो उसका आंसर भी आपसे नहीं भी बन रहा होगा तो भी आंसर बन जाएगा। और इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि एक दूसरे के प्रयास से, तो एक दूसरे का प्रयास दोस्तों कहाँ होगा, इसमें सीधा है कि कोऑपरेटिव लर्निंग में एक दूसरे का प्रयास होगा। मतलब जो सहयोगी अधिगम है उसमें एक दूसरे के प्रयास से छात्र सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर है जो डी सही हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ब्रेन स्ट्रॉमिंग। दोस्तों ब्रेन स्ट्रॉमिंग विधि वह होती है जिसमें बहुत से छात्रों को इकट्ठा किया जाता है और उनमें से आपस में डिस्कशन करवाया जाता है और उनके नए नए तरीक़ों को डेवलप करने के लिए, मतलब नए नए तरीके खोजने के लिए उनको एक टॉपिक दे दिया जाता है जिस पर एक अपने अपने विचार रखने के लिए वह प्रत्येक स्टूडेंट है जो स्वतंत्र होता है। इसको कहते हैं दोस्तों ब्रेन स्ट्रॉमिंग। और दोस्तों जो केस अध्ययन विधि है, केस अध्ययन विधि में व्यक्ति के व्यक्तिगत अध्ययन करने के लिए
केस केस मतलब स्टडी मेथड को अपनाया जाता है। केस स्टडी मेथड है दोस्तों, इन्होंने क्या है, टाइडमैन ने इसका जो प्रचलन किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को जैसे ही अपने सामने उसकी पसंद का भोजन दिखता है वह तुरंत उसको खा लेता है तथा अत्यधिक मात्रा में भोजन को करता है, मतलब अत्यधिक मात्रा में खाता है। उसके बाद वह वजन कम करने के लिए व्यायाम करता है या तो उल्टियाँ करता है। यह विकार है जो कौन सा भोजन संबंधी विकार है? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यह क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आ चुका है कि एक व्यक्ति है, उसको अपनी पसंद का कोई भोजन दिख जाता है और वह तुरंत उस भोजन को खा लेता है और इतनी मात्रा में खाता है कि उसके बाद में वह सोचता है कि मैं मोटा हो रहा हूँ, तो उसके लिए व्यायाम करने लगता है या उल्टियाँ वगैरह करने लगता है। तो यह कौन सा भोजन संबंधी विकार है? दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है एनोरेक्सिया नर्वोसा, सेकंड है बुलिमिया नर्वोसा और थर्ड है जो बिंगी आहार विकार। यह जो चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो इसका आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है दोस्तों कि एक व्यक्ति को अपना जो पसंद का भोजन रहता है वो अत्यधिक भोजन को करते जाता है और उसके बाद में सोचता है कि मैं मोटा हो रहा हूँ, तो उसके लिए फिर उल्टियाँ वगैरह करता है या व्यायाम वगैरह करने लगता है। तो मतलब खाने पर कंट्रोल नहीं रहता है, वह होता है बुलिमिया नर्वोसा। और दोस्तों जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है, एनोरेक्सिया नर्वोसा में व्यक्ति क्या है, यह ज़्यादातर लड़कियों में पाया जाता है कि जो कि अपने शरीर से संबंधित होता है। व्यक्ति अपने आप को इसमें भूखा रखता है अपने शरीर को देखते हुए कि मैं मोटा हो रहा हूँ या मेरा शरीर अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार से वो अपने आप को भूखे रखने की जो प्रवृत्ति है दोस्तों वह है एनोरेक्सिया नर्वोसा। और जो बिंगी आहार विकार है, बिंगी आहार विकार में क्या है कि वो अत्यधिक खाता जाता है, बस खाता ही जाता है, उसको बोलते हैं बिंगी आहार विकार और अत्यधिक मोटापा उसके ऊपर हो जाता है। दोस्तों वह है बिंगी आहार विकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओवरलैपिंग पीरियड या बसंत ऋतु का काल किस अवस्था को कहा जाता है? ओवरलैपिंग पीरियड या बसंत ऋतु का काल किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? दोस्तों जो ओवरलैपिंग पीरियड है या बसंत ऋतु, आपने सुना ही होगा कि इसमें है जो दोस्तों जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था में भी दोस्तों इसकी एक उपअवस्था रहती है, कौन सी? वयःसंधि काल। वयःसंधि काल को ओवरलैपिंग पीरियड बोलते हैं। अगर वयःसंधि काल ना मिले तब किशोरावस्था करना है। इसमें मेन अवस्थाएं दी गई हैं दोस्तों, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो इसमें आपको शैशवावस्था करना है। अगर ऑप्शन में दिया होता कि वयःसंधि काल जो कि होती है आपकी 13 से लेकर 14 साल के बीच में या पूर्व किशोरावस्था होती है, वह होती है ओवरलैपिंग पीरियड या बसंत ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों जो भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना है इसका सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए बेंजामिन बेहार्फ, ऑप्शन नंबर बी नोम चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर सी स्किनर और ऑप्शन नंबर डी पियाजे। दोस्तों जो भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना का सिद्धांत है यह दिया था दोस्तों बेंजामिन बेहार्फ के द्वारा। अब जो भाषाई सापेक्षता क्या है इसको भी थोड़ा सा आप समझ लें। दोस्तों भाषाई सापेक्षता है व्यक्ति मतलब क्या और किस प्रकार से सोच सकता है, इसका निर्धारण प्रयुक्त भाषा भाषाई वर्गों पर निर्भर करता है। यह दोस्तों भाषाई सापेक्षता में बताया गया है कि व्यक्ति क्या और किस प्रकार से सोच सकता है और यह इसका निर्धारण प्रयुक्त भाषा भाषाई वर्गों पर किस किस प्रकार से निर्भर करता है। यह है जो भाषाई सापेक्षता में बताया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सल ग्रामर या जो सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत है दोस्तों यह किसने दिया? ध्यान से देखना, यूनिवर्सल ग्रामर या सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों यह सिद्धांत दिया है नोम चॉम्स्की के द्वारा। नोम चॉम्स्की के द्वारा जन्मजात क्षमता का जो सिद्धांत दिया गया है दोस्तों उसी में यूनिवर्सल ग्रामर या सार्वभौमिक व्याकरण की बात कही गई है। नोम चॉम्स्की बोलते हैं कि एक बच्चा है जो जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है, उसी को उन्होंने क्या कहा है कि यह यूनिवर्सल ग्रामर है। इन्होंने दोस्तों LAD दोस्तों
LED। LED का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लैंग्वेज एक्वेशन डिवाइस। भाषाई सापेक्षता, मतलब जो सार्वभौमिक जन्मजात क्षमता होती है, मतलब अधिग्रहण करने की क्षमता, इसको दोस्तों LED इन्होंने कहा है, लैंग्वेज एक्वेशन डिवाइस। इसका प्रयोग नाम चॉम्स्की ने किया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको दोस्तों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे इस प्रकार का वीडियो मैं और भी बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।